निषेचन के बाद जो एक युग्मनज बनता है उसके अंदर बार बार माइटोटिक डिवीजन होता है। आपके प्रत्येक वृषण में 200 से 250 छोटी छोटी पालियां, ये पालियां बनाता कौन है बेटा? आपकी जो शुक्राशय है, सेमिनल वेसिकल है, वो उसमें जाकर के खुलता है। और जैसे ही ये शुक्राशय में जाकर के खुलता है 5 महीने की अवधि तक, मतलब शुरुआती जो 5 महीने होते हैं माँ के गर्भ में, उस अवधि में बेटा ये लगभग तो एस्ट्रोजन का स्तर 2 बार बढ़ता है। एक बार आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों बन जाते हैं और उसके बाद बेटा शुरू होता है। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे? मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी, स्वागत करती हूँ आप सभी का माइंड मैप की सीरीज में। और आज की क्लास में हम क्लास 12th का पहला अध्याय उठाएंगे जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो क्विक रिवाइज करेंगे, एक तरीके से चीज़ों को बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे और एनसीईआरटी पर स्टक रहेंगे। ठीक है ना? तो आप प्लीज़ किसी भी चैप्टर को, वैसे तो अब तक हमारे 9 चैप्टर्स हो चुके हैं, हमारा 10वां चैप्टर माइंड मैप सीरीज का। तो जैसा कि अब तक हमने देखा है, हम ईयर लॉन्ग कोर्स में काफ़ी डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन हम माइंड मैप में केवल एनसीईआरटी बेस्ड देखते हैं, बिकॉज नीट में आपका क्वेश्चन अल्टीमेटली वहीं से आना है। ईयर लॉन्ग में हम आपको कंसेप्ट समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। बाय द एंड ऑफ लेक्चर प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया, एनसीईआरटी पूरी रिवाइज हो गई या नहीं। ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा मानव जनन। और आज की क्लास में इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से देख लेते हैं। परिचय, उसके बाद हम बात करेंगे आपके जनन तंत्र या जननांगों की, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। इसके बाद हम बात करेंगे युग्मक जनन, ठीक है, गेमिटोजेनेसिस। नर के अंदर शुक्राणु जनन जिसको हम शुक्र जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। मादा के अंदर अंड जनन जिसको हम ऊजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद बेटा हम इसी के दौरान बात कर लेंगे शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, द्वितीय कंडक की संरचना कैसी होती है। फिर हम बात करेंगे आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, उसके दौरान क्या क्या बदलाव होते हैं अंडाशय और गर्भाशय में। ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद निषेचन कैसे होता है। उसके बाद हम बात करेंगे विदलन। निषेचन के बाद अंतरोपण होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद उसमें विदलन होता है। विदलन के बाद बेटा सगर्भता, मतलब आपका गर्भ, क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी। ठीक है, सगर्भता की अवधि स्टार्ट होती है या सगर्भता होता है। प्रेगनेंसी के बाद बेटा किस तरीके से भ्रूणीय विकास होता है। भ्रूणीय विकास पूरा होने के बाद किस तरीके से प्रसव होता है ना, आपका पार्चुरेशन। एंड लास्ट में लैक्टेशन, दुग्ध पान जो माँ बच्चे को करती है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स या हेडिंग्स के अंदर हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आपके परिचय की। तो परिचय से आपके नीट में एक क्वेश्चन आता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं परिचय में जनन होता क्या है। तो जनन बेटा जो भी जीव हैं, ये इनकी विशेषता तो नहीं है, यूं कहेंगे ये इनको परिभाषित करने वाला लक्षण तो नहीं है, लेकिन हाँ केवल जीव ही है जो जनन करते हैं। लेकिन ये इसको परिभाषित इसलिए नहीं करता क्योंकि सारे के सारे जीव जनन नहीं करते। कई सारे ऐसे जीव हैं बेटा जो जनन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान कोई भी जीव अपनी ही जैसी संतति को बनाता है। ठीक है, और इस तरीके से वो अपना वंश आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब ये जो बेटा जनन होता है 2 तरीके का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। क्योंकि हम मानव जनन पढ़ रहे हैं तो बेटा मानव में लैंगिक जनन होता है। अब मानव में लैंगिक जनन के दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो आपको सही क्रम में पता होना चाहिए। यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहला बेटा जो इवेंट होता है वो होता है युग्मक जनन, जिसको हम बोलते हैं गेमिटोजेनेसिस। युग्मक जनन, नर में शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, मादा में अंड जनन ऊजेनेसिस। युग्मक जनन के बाद बेटा क्या होता है, युग्मक जनन के बाद होता है वीर्यसेचन। ठीक है, वीर्यसेचन जिसे हम बोलेंगे इजैकुलेशन, जिसमें जो भी शुक्राणु है वो मादा जननांग तक पहुंचते हैं इजैकुलेशन के दौरान। वीर्यसेचन के बाद आता है बेटा निषेचन, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, दोनों का संलयन होता है। निषेचन के बाद बेटा आता है अंतरोपण, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जो भी निषेचित अंडाणु है बेटा उसके अंदर अंतरोपण से पहले विदलन आएगा। ठीक है ना, निषेचन के बाद आता है आपका विदलन। विदलन के बाद आता है बेटा आपका अंतरोपण। विदलन में क्या होता है, जो एक कोशिका बनी है जिसको हम युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, उस एक कोशिका के अंदर बार बार विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके चलते बेटा वो एक ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करती है। ये विदलन हो गया। विदलन के बाद होता है बेटा अंतरोपण, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, जिसमें आकर के जो भी आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो आकर के गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर आकर के धंस जाता है। ठीक है, इम्प्लांट हो जाता है। अंतरोपण के बाद आता है बेटा भ्रूणीय विकास। ठीक है, या यूं कह लो आपकी जर्म लेयर या जर्म स्तर का निर्माण होता है। जर्म स्तर का निर्माण होता है जिसको हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गैस्ट्रुलेशन।
जन्म स्तर के निर्माण के बाद बेटा इसी से भ्रूणीय विकास होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, या भ्रूणीय परिवर्धन बोल सकते हैं, विकास बोल सकते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब पूरा हो जाता है तब बेटा होता है प्रसव, जिससे हम बोलते हैं डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद बेटा होता है दुग्ध स्राव या लैक्टेशन। ठीक है, तो पहले तो आपको ये सारे जो भी इवेंट्स होते हैं जनन के दौरान इनका सही क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले शुक्र जनन और अंड जनन होता है नर और मादा के अंदर। ये दोनों के बनने के बाद जो शुक्राणु है वो मादा जननांग तक पहुंचता है वीर्यसेचन यानी कि इजैकुलेशन प्रक्रिया द्वारा। अंदर जाकर के मादा जननांग में निषेचन होता है, जहां शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। निषेचन के बाद जो एक युग्मनज बनता है उसके अंदर बार बार माइटोटिक डिवीजन होता है, विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, जिसको बेटा हम विदलन कहते हैं। विदलन होने के बाद जब वो एक पूरा ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, वो जाकर के बेटा आपका इम्प्लांट हो जाता है, अंतरोपित हो जाता है गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में। ठीक है, जो अंतस्तर होता है उसमें। एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होने के बाद बेटा वहां पर शुरू होता है भ्रूणीय विकास, या भ्रूणीय विकास से भी पहले बेटा सबसे पहले 3 जर्म स्तर बनते हैं, अंतःजन, चर्म, मध्यजन स्तर और आपका बाह्यजन स्तर, जिसको हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इसके बाद आता है बेटा आपका जब भ्रूणीय विकास पूरा हो जाता है फिर होता है प्रसव, और प्रसव के बाद दुग्ध स्राव, जिसे हम बोलते हैं लैक्टेशन। ठीक है ना, ये हो गए आपके सभी इवेंट्स। अब इसी क्रम में बेटा हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष जनन तंत्र की। तो किसी भी जननांग की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो जननांग है या जनन तंत्र है, मतलब ये अंगों का समूह है। तो मैंने आपको ये बताया है कि ये जो जननांग होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा आपके प्राथमिक जननांग, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरे होते हैं बेटा आपके द्वितीयक जननांग, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी, या इनको हम सहायक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कह देते हैं। प्राथमिक जननांग में बेटा आते हैं आपके नर के केस में एक जोड़ी वृषण। ठीक है, इसमें क्या आता है, एक जोड़ी वृषण, अ पेयर ऑफ टेस्टीज। प्राथमिक जननांग को हम प्राथमिक जननांग क्यों कहते हैं बेटा, ये वो जनन अंग होते हैं जहां पर सबसे पहले युग्मक निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर जनन संबंधी जो भी हार्मोन होते हैं, ना केवल उनका निर्माण होता है, ना केवल वो संश्लेषित होते हैं, बल्कि उनका स्राव भी होता है। तो प्राथमिक जननांग को हम प्राथमिक जननांग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका प्राइमरी काम क्या है, मतलब या यही वो है जो कि युग्मक निर्माण करने वाले हैं। तो अगर युग्मक निर्माण नहीं हो तो जनन की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। सबसे पहला ही जनन का जो चरण है वो युग्मक निर्माण है। तो युग्मक निर्माण करने वाले जो अंग होते हैं वो बेटा आपके वृषण होते हैं, इसलिए हमने इनको प्राथमिक जननांग बोला नर के केस में। ठीक है, अब ये जो वृषण होते हैं ये युग्मक निर्माण के साथ साथ जो भी जनन संबंधी हार्मोन होते हैं उनको बनाते हैं और उनको स्रावित करते हैं। ठीक है, द्वितीयक जननांग में क्या क्या आते हैं बेटा, तो सबसे पहले आती हैं आपकी सहायक नलिकाएं। ठीक है, सहायक नलिकाओं के अलावा बेटा इसमें आ जाते हैं आपके सहायक ग्रंथि, एसेसरी ग्लैंड्स, और सहायक ग्रंथि के अलावा बेटा इसमें आते हैं आपके मैथुनांग, कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, अब इनके अंदर क्या क्या आता है बेटा, तो सहायक नलिकाओं में आ जाती हैं आपकी वृषण जालिका, जिसे हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। इसके अलावा बेटा इसमें आ जाता है आपका वासा एफ्रेंशिया, जिसे हम शुक्रवाहक नलिका बोलते हैं, शुक्रवाहिकाएं बोलते हैं, वासा एफ्रेंशिया। इसके बाद आता है बेटा इसमें एपिडिडाइमिस, जिसे हम बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण के बाद आता है आपका वास डिफरेंस, जिसे हम शुक्रवाहक बोलते हैं, डिफरेंस, इसको हम शुक्रवाहक बोलते हैं। और ये जाकर के मिलता है आपकी स्खलन नलिका में। स्खलन नलिका जाकर के खुलती है आपके यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा। इसको यूरेथ्रा को हम मूत्र जनन नलिका भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से मूत्र भी निकलता है और आपके शुक्राणु भी जाते हैं। ठीक है, सहायक ग्रंथि में क्या क्या आ जाता है भाई साहब, तो सहायक ग्रंथियों में आते हैं सबसे पहले शुक्राशय, जिसे हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, शुक्राशय बेटा जो होते हैं ये आपके एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आते हैं यहाँ पे आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि, और आती है बेटा इसमें आपकी काउपर ग्रंथि। क्या आती है, काउपर, जिसको हम बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। अब यहाँ से आपका एक नीट में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है बेटा
जो कि अयुग्मित होती है, विच इज अनपेयर्ड, जो कि सिंगल पाई जाती है, तो वो है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। ये कैसी होती है? ये अनपेयर्ड होती है, अयुग्मित होती है, सिंगल होती है। शुक्राशय आपके एक जोड़ी होते हैं, काउपर ग्रंथि या बल्बोरेथ्रल ग्रंथि भी आपकी एक जोड़ी होती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि आपकी सिंगल होती है। मैथनांग में क्या आता है बेटा? तो इसके अंदर आ जाता है शिशन, जिसको हम बोल देते हैं पेनिस। ठीक है, एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा वृषण की। ये नरजननांग हो गया। ठीक है, तो वृषण की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वृषण जो होते हैं वो उदर से बाहर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, उदर गुहा के अंदर नहीं होते वृषण, उदर गुहा के बाहर वृषण थैली में, जिसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं, उसमें सिचुएटेड या उसमें स्थित होते हैं। क्यों स्थित होते हैं बेटा? हालांकि ये बनते तो उदर गुहा में ही है, लेकिन बनने के बाद इनको क्योंकि शुक्र जनन करना है, और शुक्र जनन के लिए, ठीक है, वृषण के अंदर क्या होता है बेटा? वृषण के अंदर शुक्र जनन होगा, जिसे हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और शुक्र जनन के लिए बेटा इनको, क्योंकि ताप जो चाहिए वो शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस शरीर ताप से कम चाहिए। ठीक है, शरीर के ताप से कम इनको टेम्परेचर चाहिए, जिसकी वजह से बेटा ये जो वृषण होते हैं, ये वृषण थैली में, जिसको हम बोलेंगे स्क्रॉटम में सिचुएटेड होते हैं, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, ये जो वृषण होते हैं, ये वृषण के अंदर 200 से 250, हम ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक इंपॉर्टेंट पॉइंट में सारे लिखते रही हूँ, ठीक है ना। प्रत्येक वृषण में 200 से 250 वृषण पालियां होती हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है यहाँ पे? वृषण पालियां। ठीक है, या पालिका भी बोल सकते हो। ये 200 से 250 वृषण पालियां बेटा जो होती है, प्रत्येक वृषण पाली में, प्रत्येक पाली में 1 से 3, 1, 2 या 3 कुंडलित या अति कुंडलित, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कॉइल्ड शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। ये शुक्रजनक नलिकाएं बेटा वो नलिकाएं हैं जिनके अंदर वास्तव में शुक्रजनन होने वाला है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब आपके प्रत्येक वृषण में 200 से 250 छोटी छोटी पालियां, ये पालियां बनाता कौन है बेटा? तो आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम की एक परत होती है, जो कि वृषण को ऐसे विभाजित करती है छोटी छोटी वृषण पालिकाओं में। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1, 2 या 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेटा 2 तरीके, वैसे तो कई सारी तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके अंदर बेटा अगर हम बात करें इन शुक्रजनक कोशिकाओं के क्या नलिकाओं के अंदर, ठीक है, ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, इसको येलो कलर से अगर मैं दिखा दूं तो ज्यादा आई गेस शार्प ब्राइट होगा। ठीक है, ये जो आपका एक शुक्रजनक नलिका है, अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो प्रत्येक शुक्रजनक नलिका के अंदर 2 तरीके की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं? एक आपकी सरल घनाकार कोशिकाएं जिनको हम बोलते हैं जर्म कोशिकाएं, दूसरी आपकी सरल स्तंभाकार कोशिकाएं जिनको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, जो आपकी जर्म कोशिकाएं हैं बेटा, इसके अंदर आपकी 2 तरीके की कोशिकाएं हैं। एक हो गई आपकी जर्म कोशिकाएं, यही जर्म कोशिकाएं आगे जाकर के शुक्राणु बनाएंगी। ठीक है, क्या बनाएंगी? ये शुक्राणु। ये आपकी घनाकार कोशिकाएं हैं, सरल घनाकार। ठीक है, और दूसरी बेटा इसके अंदर पाई जाती है सरल स्तंभाकार, जिसको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं कैसी हैं बेटा? ये आपकी स्तंभाकार कोशिकाएं हैं। ठीक है, कॉलमनार सेल्स हैं। और ये बेटा क्या करती हैं? इनको हम सस्टेंटिकुलर सेल्स बोल देते हैं, नर्व सेल्स बोल देते हैं। ये जो भी शुक्राणु बन रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनको पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, ये आपके सर्टोली कोशिकाओं के काम हो गए। अब ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इन शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में भी बेटा कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं अंतराली जगह पर, इनको हम बेटा बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। ठीक है, और ये जो बेटा अंतराली कोशिकाएं हैं, इनको हम लेडिक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये लेडिक कोशिकाएं क्या करती हैं बेटा? इन लेडिक कोशिकाओं का काम होता है जो नर जनन हार्मोन होते हैं, ठीक है, उनका संश्लेषण और उनका स्राव, तो ये एंड्रोजेंस बनाती हैं। एंड्रोजेंस क्या होते हैं? ये नर जनन हार्मोन्स होते हैं। अब इन्हीं एंड्रोजेंस में एक प्रमुख एंड्रोजन है, उसका नाम है आपका टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है ना, ये हो गया बेटा आपका वृषण। ठीक है ना,
इसके अलावा बेटा इसी अंतराली जगह में कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि प्रतिरक्षा के लिए सक्षम है। दिस इज इट। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम बात करेंगे इसके द्वितीयक जननांग की। तो द्वितीयक जननांग में सबसे पहले जो आपका नीट में क्वेश्चन आता है वो ये कि शुक्राणु किस तरीके से परिवहन करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा है, आपकी शुक्रजनक नलिकाओं में, ठीक है। कहाँ हो रहा है, शुक्रजनक नलिकाओं में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। यहाँ से बेटा शुक्रजनक नलिकाएं जो है, यहाँ से शुक्राणु बाहर आएगा। अब मैं यहाँ पे ट्यूबलाई रेक्टाई नहीं लिखा रही जो मैंने ईयर लॉन्ग कोर्स में पढ़ाया है, यहाँ पे केवल हम एनसीईआरटी स्टक है। तो शुक्रजनक नलिकाओं से बेटा ये बाहर आएगा और ये खुलेगा आपके वृषण जालिका में, रेटिटेस्टीज में। रेटिटेस्टीज से बेटा ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु जाएगा आपके शुक्रवाहिका नलिका में या शुक्रवाहिकाओं में। शुक्रवाहिका क्या है आपका, वासा एफरेंशिया, ठीक है। शुक्रवाहिका से कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा शुक्राणु अधिवृषण में। अधिवृषण क्या है आपका, एपिडिडाइमस है, ठीक है। एपिडिडाइमस से कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा आपकी शुक्रवाहक नलिका में। शुक्रवाहक जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको हम, वास डिफरेंस। शुक्रवाहक बेटा जाकर के खुलती है आपके शुक्राशय। तो शुक्राशय जो आपका सेमिनल वेसिकल है, वहां से भी एक नलिका आती है और शुक्रवाहक, ये दोनों मिलकर के बनाती है बेटा आपकी स्खलन नलिका। और ये जो स्खलन नलिका है जिसको हम बोल देते हैं आपका इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट बेटा जाकर के खुलती है किसमें, मूत्र जनन नलिका में। ये खुलती है मूत्र जनन नलिका, यूरिनो जेनाइटल डक्ट में। और ये मूत्र जनन नलिका बेटा जो मूत्र मार्ग, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है, मूत्र मार्ग का क्या बोलते हैं यार, रंध्र, ठीक है, उसके द्वारा बाहर, ठीक है। तो ये शुक्राणु का पथ आपको पता होना चाहिए। नीट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि शुक्राणु का पथ क्या होता है, किस तरीके से शुक्राणु जो है वो चलते हैं, ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर वासा एफरेंशिया नहीं होगा, शुक्रवाहिका नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, या तो क्या होगा, तो आपका वृषण जालिका अधिवृषण तक शुक्राणु नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये जो आपका अधिवृषण होता है, ये वृषण में जो मतलब वृषण के पिछले भाग में पाया जाता है। और जो भी आपके शुक्राणु अधिवृषण से होते हैं, जैसे वास डिफरेंस में जाते हैं, शुक्रवाहक में जाते हैं, ये शुक्रवाहक बेटा वृषण थैली से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ कहाँ, आपके उदर गुहा में। और उदर गुहा में जाकर के बेटा आपकी जो शुक्राशय है, सेमिनल वेसिकल है, वो उसमें जाकर के खुलता है। और जैसे ही ये शुक्राशय में जाकर के खुलता है तो शुक्राशयी नलिका और शुक्रवाहक, ये दोनों मिलकर के बेटा बनाते हैं आपका स्खलन नलिका, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी में मैथुनांग की, अच्छा आपकी जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों की बात कर ही लेते हैं। जो आपकी ग्रंथियां हैं बेटा, अब एनसीईआरटी में अलग अलग नहीं दिया हुआ है, बस आप इतना जान लीजिए कि जो भी आपकी सहायक ग्रंथियां हैं, जिसमें आपका शुक्राशय आ जाता है, काउपर ग्रंथि आ जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि आ जाता है, इसमें मेजर जो स्राव होता है वो आपके शुक्राशय का होता है, ठीक है। अब इन ग्रंथियों से जो स्राव आता है इसको बेटा हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं या शुक्राशयी प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और इस सेमिनल प्लाज्मा में सबसे ज्यादा स्राव किसका होता है बेटा, इसमें सबसे ज्यादा स्राव होता है शुक्राशय का, ठीक है ना। इस सेमिनल प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है बेटा फ्रक्टोज, ठीक है। इसमें पाया जाता है कैल्शियम आयन और इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ये भी आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है, एंजाइम, ठीक है। ये भी आपका नीट में आ चुका क्वेश्चन है। आखिरी है बेटा मैथुनांग। तो मैथुनांग में क्या है, मैथुनांग में शिशन आता है। और शिशन में बेटा जो अग्रभाग होता है, ये शिशन है, इसका अग्रभाग थोड़ा सा फूला हुआ होता है, जिसको बेटा हम शिशन मुंड या ग्लैंस पेनिस कहते हैं। इसमें बेटा कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ऐसे ऊतक बेटा जिसमें ब्लड सप्लाई, रक्त आपूर्ति बहुत ज्यादा होती है। और यही बेटा जो ब्लड सप्लाई है, इसी हैवी ब्लड सप्लाई की वजह से, जिसमें रक्त आता तो बहुत है लेकिन जा नहीं पाता क्योंकि वेन्स प्रेस हो जाती है, जिसके कारण बेटा शिशन का उठान होता है।
ठीक है, क्योंकि ये मैथुनांग है तो इसी की मदद से बेटा जो भी वीर्य बना है, ठीक है, जो भी आपका सीमेन बना है वो सीमेन डिपॉजिट किया जाता है मादा जननांग में। अब यहाँ पर वीर्य में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो वीर्य में बेटा 90% तो यहाँ पर सेमिनल प्लाज्मा होता है, मतलब कि जो ग्रंथियां हैं उनका स्राव, ठीक है, और केवल 10% बेटा इसमें शुक्राणु पाए जाते हैं। अब ये जो 10% शुक्राणु है ना बेटा, ये 10% शुक्राणु भी बहुत है, ठीक है, इसमें 10% शुक्राणु में, अच्छा एक बार में जो वीर्य निकलता है बेटा लगभग 2.5 से 5 ml वीर्य एक बार में निषेचित होता है, ठीक है, एक बार में सेचित होता है, जिसको हम बोलेंगे निषेचित नहीं, इजैकुलेट होता है, एक बार में बाहर निकलता है। इस 2.5 से 5 ml में बेटा हम बात करेंगे शुक्राणु कितने होते हैं, तो 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं, ठीक है, इसमें 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं, ठीक है, यहाँ पर खत्म होता है आपका नर जननांग। आगे बात करते हैं बेटा स्त्री जनन तंत्र की। तो स्त्री जनन तंत्र में दो चीजें हैं, सबसे पहले प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग है तो क्या करेगा बेटा, ये स्त्री का जो अंग है जहां पर अंडाणु बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंडाशय, साथ ही साथ बेटा ये अंडाणु निर्माण के अलावा स्त्री जनन संबंधी हार्मोन का संश्लेषण और उसका स्राव करता है, ठीक है। द्वितीयक जननांग में बेटा यहाँ पर क्या आ जाता है, तो द्वितीयक जननांग में यहाँ पर भी सहायक नलिकाएं आ जाती हैं, ठीक है। सहायक नलिकाओं के अलावा बेटा यहाँ पर बाह्य जननेंद्रियां आ जाती हैं, ठीक है, सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाओं के अलावा बेटा बाह्य जननेंद्रियां, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम बोलते हैं बेटा। बाह्य जननेंद्रिय के अलावा यहाँ पर बेटा जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अलावा बेटा यहाँ पर पाते हैं स्तनग्रंथियां, जिन्हें हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। स्तनग्रंथियां एक जोड़ी होती हैं। बाह्य जननेंद्रियों में नीट में आ चुका क्वेश्चन है, 5 चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले आ जाएगा मॉन्स प्यूबिस, मुझे हिंदी नहीं पता है इसकी तो मैं लिख रही हूँ जो इंग्लिश के नाम है वही, ठीक है ना, मॉन्स प्यूबिस। फिर आता है लेबिया मेजोरा, वृहद भगोष्ठ शायद इसको कहते हैं, लेबिया मेजोरा। फिर आता है आपका लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा लघु भ्रगोष्ठ। फिर आता है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, और लास्ट में आता है हाइमन, जिसको हम योनिच्छद बोल देते हैं, हाइमन, इसको हम योनिच्छद बोलते हैं, ठीक है। लेबिया मेजोरा को हम बृहद भगोष्ठ कहते हैं, लेबिया माइनोरा को हम लघु भगोष्ठ कहते हैं, ठीक है। ये जल्दी से मैं समझा देती हूँ। तो बाह्य जननेंद्रियों में 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले है आपका मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस में बेटा 3 चीजें होती हैं। यहाँ पर आपका स्किन यानी कि त्वचा है, यहाँ पर फैट है वसा, और यहाँ पर रूम, 3 चीजें होते हैं, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग में आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से स्टार बना दे रही हूँ। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा जो होते हैं बेटा, ये स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा होता है, उसके अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा होता है, जहां पर लेबिया माइनोरा अग्रभाग में मिलते हैं। एनसीईआरटी में ये चीज गलत दी हुई है, ठीक है ना। तो लेबिया माइनोरा यानी लघु भगोष्ठ जहां पर अग्रभाग में मिलते हैं, ठीक है, अग्रभाग में मिलते हैं, और जहां पर बेटा वो मिलते हैं उसी को हम बोल देते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है ना। और ये क्लाइटोरिस एक तरीके से समजात अंग होता है शिशन की तरह, ठीक है, या शिशन का समजात होता है। लास्ट है योनिच्छद, जिसको हम बोलते हैं हाइमन। योनिच्छद क्या करता है, योनि को आंशिक रूप से ढक करके रखता है। एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि योनि को आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से ढक करके रखती है। योनिच्छद को लेकर के कुछ गलत धारणाएं समाज में है कि योनि इज अ साइन, मतलब दिस योनिच्छद हाइमन इज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। ये कौमारी की पहचान होती है अगर किसी स्त्री में हाइमन उपस्थित है तो, या योनिच्छद उपस्थित है तो। इस पर बेटा ये कथन जो है ये गलत कथन होता है। क्यों गलत होता है, उसका कारण ये है बेटा कि कई सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें योनिच्छद लैंगिक संभोग के बाद भी रह जाता है,
ठीक है। पहले प्राथमिक जो पहला लैंगिक इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके बाद बेटा योनिच्छेद रह जाता है। तो वहीं कई सारी ऐसी भी स्त्रियां हैं जिनमें लैंगिक जो वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले भी योनिच्छेद कई बार फट जाती है, और उसका कारण ये हो सकता है कि वो जो मादा है वो फिजिकली बहुत एक्टिव हो, जैसे उसने साइकिलिंग बहुत की हो, या हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी बहुत की हो, या उसने टैम्पून्स वगैरह का इस्तेमाल किया हो, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सहायक नलिकाओं की। तो सहायक नलिकाओं में क्या किया जाता है बेटा? सबसे पहले आ जाता है इसमें डिंब वाहिनी, या जिसको हम अंडवाहिनी कहते हैं, या जिसको हम बेटा फैलोपियन नलिका कहते हैं। ठीक है। दूसरा बेटा इसमें क्या आ जाता है आपका? इसमें आता है आपका गर्भाशय। तीसरा आ जाता है बेटा इसमें ग्रीवा सर्विक्स। चौथा आता है इसमें योनि। इसमें बेटा ग्रीवा और योनि दोनों मिलकर के जन्म नाल बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं, क्योंकि सामान्य प्रसव के दौरान जो पूर्ण विकसित भ्रूण है बेटा वो इसी ग्रीवा और योनि के द्वारा बाहर आता है। ठीक है। चलिए अब एक बार इसका भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये देख लो, तो ये बेटा आपका ये अंडाशय हो गया। अंडाशय अपनी जगह पर बेटा कुछ लिगामेंट्स की मदद से, सस्पेंसरी और ओवेरियन लिगामेंट्स की मदद से अपनी जगह पर बोलेंगे स्थित रहती हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा ये अंडाशय जहां पर अंडाणु का विकास हो रहा है, ये अंडाणु इन अंडाशय के द्वारा बाहर मुक्त किया जाता है इस गुहा में, और इस गुहा से बेटा इस अंडाणु को कलेक्ट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है डिंब वाहिनी में। ठीक है। अब कलेक्ट कौन करता है? तो जो आपकी ये डिंब वाहिनी है इसका शुरुआती भाग बेटा यहाँ पर ये फैला हुआ भाग होता है जिसको हम बोलते हैं कीपाकार होता है। ठीक है। कीप के आकार का होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। इसके आगे बेटा फिम्ब्रिये पाए जाते हैं, उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसी झल्लरदार संरचनाएं पाई जाती है, झालरी जिसको हम बोलते हैं, जिससे ये अंडाणु कहाँ जाता है? डिंब वाहिनी में। ठीक है। डिंब वाहिनी के कीप में आगे जाकर के पहुंचता है एम्पुला जिसको हम बोलते हैं तुम्बिका। तुम्बिका बेटा इसका सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है। पूरी अंडवाहिनी का सबसे चौड़ा भाग होता है और इसी में बेटा निषेचन होता है। ठीक है। एम्पुला तुम्बिका वो भाग है बेटा जहां पर निषेचन होगा। यस। एक मिनट बेटा। ठीक है। तो तुम्बिका वो भाग हो गया जो कि सबसे चौड़ा होता है और यहीं पर निषेचन होता है। इसके बाद बेटा ये आता है इस्थमस। इस्थमस से ये अंडाणु मतलब जो भी है निषेचन अंडाणु ये पहुंचता है गर्भाशय में। अब गर्भाशय की जो भित्ति होती है इसमें 3 परत पाई जाती है, 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहर बेटा पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है। पेरीमेट्रियम। बीच में जो पाई जाती है इसको हम बोलते हैं पेशी की बनी है, तो इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली जो होती है बेटा इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम या अंतःस्तर। अब आपको यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि हर महीने आर्तव चक्र शुरू होने के बाद मादाओं के गर्भाशय में यही अंतःस्तर एंडोमेट्रियम बनता है और रक्तस्राव के दौरान, ब्लीडिंग फेज के दौरान यही बाहर निकलता है। ये अंतःस्तर बरकरार रहता है 9 महीने तक अगर फीमेल कंसीव करती है, मतलब वो सगर्भता को धारण करती है। ठीक है। प्रेग्नेंट होती है तो ये अंतःस्तर 9 महीने तक बना रहता है। उस टाइम पर कोई आर्तव चक्र भी नहीं आता है। ठीक है ना। फिर बेटा ये जो गर्भाशय इसके अंतिम भाग में बेटा ग्रीवा पाई जाती है और ग्रीवा के नीचे योनि। ठीक है। और यही ग्रीवा और योनि ये दोनों मिलकर के बेटा बनाती हैं जन्मनाल, बर्थ कैनाल। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे ये डिंब वाहिनी जो होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाह्य जननेंद्रियां देख ही लिए हैं, स्तन ग्रंथियां देख लेते हैं। जो स्तन ग्रंथियां होती है बेटा एक जोड़ी होती है और वैसे तो ये निष्क्रिय अवस्था में होती है। सक्रिय कब होती है बेटा? जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद। ठीक है। या सगर्भता के दौरान इसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं और बच्चे के जन्म के दौरान, जन्म के जस्ट बाद यहाँ से दूध का स्राव होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए कि जो स्तन ग्रंथियां होती है, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि स्तन ग्रंथि 2 चीज से मिलकर के बनती है। पहला यहाँ पर वसा होता है, फैट। दूसरा यहाँ पर आपकी ग्रंथिल उपकला होती है जिसको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है। यही ग्रंथिल उपकला बेटा 15 से 20 पालियों में विभाजित होती है और ये बेटा आपकी मेमोरी लोब्यूल्स या मेमोरी लोब्स कहलाते हैं।
अब इन पालियों के अंदर क्या होता है बेटा, तो प्रत्येक पाली के अंदर ये जैसे एक पाली मैंने बना दी, ऐसी 15 से 20 पालियां होती हैं, ठीक है, बीच में यहाँ पर वसा भरा रहता है। अब प्रत्येक पाली के अंदर बेटा छोटी छोटी कुपिकाएं होती हैं, ठीक है, इन कुपिकाओं के अंदर छोटी छोटी आपकी कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं बेटा दुग्ध का निर्माण करती हैं। दुग्ध निर्माण के बाद ये दुग्ध स्रावित मतलब संग्रहित हो जाता है आपकी इन कुपिकाओं के बीच में, ये जो ल्यूमेन है, ठीक है, जो बीच की खाली गुहा है, इस गुहा में बेटा दुग्ध संग्रहित होता है। इस गुहा से बेटा ये छोटी छोटी नलिकाओं से निकलता है, इनको बेटा हम बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स। और ऐसी कई सारी मेमरी ट्यूब्यूल्स अलग अलग नलिकाओं से या अलग अलग इन पालियों से आती हैं। जब ये बेटा आपस में मिलती हैं, यहाँ पर ये तो हो गई आपकी छोटी छोटी मेमरी ट्यूब्यूल्स, मैं ऐसे लिखती हूँ, कहाँ लिख दूँ, कुपिका, ठीक है, कुपिका के अंदर क्या होगा, इसके अंदर दुग्ध निर्माण होगा, इसमें जो कोशिकाएं हैं वो दुग्ध निर्माण करेंगी और गुहाओं में उसको संग्रहित करेंगी, एकत्रित करेंगी, ठीक है। इसके बाद बेटा इन गुहाओं से ये निकलता है आपके नलिका में, जिसको हम बोलेंगे दुग्ध नलिका या क्या बोलेंगे यार, मेमरी नलिका, क्या बोलेंगे यार, स्तन नलिका, हाँ ठीक है, यहाँ से निकलेंगी मेमरी ट्यूब्यूल्स में, जिसको हम बोलते हैं स्तन नलिका। स्तन नलिका से बेटा ये जाके खुलेंगी स्तन वाहिनी में, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मेमरी डक्ट्स। स्तन वाहिनी आपस में मिलती है तो वहाँ पर फूलती हैं, जिसको हम बोलते हैं तुम्बिका। तुम्बिका से बेटा आती है दुग्ध वाहिनी, जिसको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, और ये दुग्ध वाहिनी बाहर दुग्ध का स्राव करती है, ठीक है। तो स्तन नलिका को हम बोलेंगे मेमरी ट्यूब्यूल्स। ये पथ आपको पता होना चाहिए, नीट में आ चुका क्वेश्चन है। मेमरी ट्यूब्यूल्स से जाता है मेमरी डक्ट्स में, ठीक है, मेमरी डक्ट्स जाकर के खुलती है किसमें, तुम्बिका, जिसको हम बोल देते हैं एम्पुला। तुम्बिका का मतलब ये होता है फूला हुआ भाग, ठीक है। यहाँ से ये जाकर के खुलता है लैक्टिफेरस डक्ट में, दुग्ध वाहिनी में, और इससे दुग्ध निकलता है बाहर, जिससे बच्चा पीता है, ठीक है ना। तो आपको स्तनग्रंथियों में दो चीजें पता होनी चाहिए, पहली तो ये कि किससे मिलकर के बनते, तो ये वसा और आपकी ग्रंथिल उपकला से मिलकर बनती है, जिसमें ग्रंथिल उपकला 15 से 20 छोटी छोटी स्तन पालियों में विभाजित होता है। अब इसमें आपको दूसरा ये पता होना चाहिए कि जो रास्ता होता है, जो दुग्ध होता है, वो कैसे कैसे निकलता है, तो कुपिकाओं के अंदर बनता है जो कोशिकाएं हैं, और उसी के अंदर जो गुहाएं हैं उसमें आकर के एकत्रित या संग्रहित हो जाता है। वहां से बेटा ये स्तन नलिकाओं में निकलता है, स्तन नलिकाएं आपस में मिलकर के स्तन वाहिनी बनाती हैं, कई सारी स्तन वाहिनी जो अलग अलग पालियों से आ रही है वो मिलकर के तुम्बिका बनाती है, और ये तुम्बिका दुग्ध वाहिनी में खुलता है, दुग्ध वाहिनी से बच्चा इसका पान करता है। तो यहाँ पर खत्म होता है बेटा आपका मादा जनन। फिर हम बात करते हैं युग्मक जनन की। युग्मक जनन, शुक्राणु जनन या शुक्र जनन और अंड जनन। तो शुक्र जनन और अंड जनन, जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन oogenesis। पहले तो बेटा ना इनमें कुछ अंतर है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कुछ अंतर पाए जाते हैं। क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, वो ये कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये किशोरावस्था से प्रारंभ होता है, ठीक है, प्यूबर्टी से ये शुरू होती है क्रिया, किशोरावस्था से प्रारंभ होता है। जबकि जो oogenesis है, अंड जनन की प्रक्रिया है बेटा, ये जन्म के जन्म के पूर्व ही शुरू हो जाती है, ठीक है, जन्म के पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। जब एक बच्ची माँ के गर्भ में होती है उसी समय बेटा उसके अंडाशय में ये अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। दूसरा बेटा ये एक लगातार होने वाली क्रिया है। एक बार शुक्र जनन शुरू हुआ तो लगभग 65 से 75 दिन में पूरे शुक्राणु निर्माण करने के बाद ही रुकती है। वहीं अगर हम बात करें अंड जनन की, तो यह बेटा निरंतर नहीं होती, यह रुक रुक कर चलती है, ठीक है। अब रुक रुक कर कैसे होती है बेटा, तो आपकी एनसीईआरटी में एक इसका ये दिया हुआ है, यहाँ पर हम इसको समझते हैं, ठीक है। हमने बोला अगर हम शुक्र जनन की बात करें तो शुक्र जनन किशोरावस्था से प्रारंभ होता है। किशोरावस्था मतलब आपके प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपका शुक्र जनन होता क्या है, जो आपकी जर्म कोशिकाएं हैं, कहाँ पर, आपके वृषण में, जो हमने देखा था शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर सरल घनाकार है आपकी जर्म कोशिकाएं। ये जर्म कोशिकाएं बेटा, इनके अंदर माइटोसिस होता है,
ठीक है। माइटोसिस होता है मतलब कोशिका विभाजन होता है, हम इसको बोलेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान ये जन्म कोशिकाएं अपना गुणन करती हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं। इन्हीं में से और इन्हीं को हम बेटा स्पर्मेटोगोनिया बोल देते हैं, ठीक है। ये जो जन्म कोशिकाएं जो विभाजन लगातार करती जा रही हैं, इन्हीं विभाजन करने वाली जो समसूत्री विभाजन से जो बनी है कोशिकाएं, इन्हीं को बेटा हम स्पर्मेटोगोनिया कह देते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया बेटा ऐसे होते हैं जो कि वृद्धि करते हैं, ठीक है। और वृद्धि करनी, ये तो आपकी यौवनारंभ पर हो गई। इनको बेटा हमने क्या बोला, शुक्राणुजन कोशिकाएं। शुक्राणुजन कोशिकाएं मतलब इनको हम बोलेंगे आपका स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या हो गई आपकी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। शुक्राणुजन कोशिकाएं आपका समसूत्री विभाजन करती हैं। समसूत्री विभाजन के दौरान बेटा कई सारी स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसी कोशिकाएं जो अपना वृद्धि कर लेती हैं, ठीक है, ग्रोथ फेज में एंटर हो जाती हैं। और जिसने बेटा वृद्धि कर ली, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। ये क्या हो गई बेटा आपकी, ये हो गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये जो आपकी प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं हैं बेटा, इनमें पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि मियोसिस 1 होता है। क्या होता है बेटा इसमें होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 होने के बाद बेटा ये जो कोशिकाएं बनी, क्योंकि मियोसिस 1 हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया, तो इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, क्योंकि बेटा ये अर्धसूत्री विभाजन से बनी है, ये कैसी होंगी, ये होंगी आपकी n। इनमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। इसके पहले आपकी स्पर्मेटोगोनिया 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n, गुणसूत्र की संख्या इनमें 46 है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि आपकी मियोसिस 1 होगा, जो आपकी द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाएं बनेंगी बेटा, ये होंगी आपकी n। इनमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। फिर बेटा इनमें आपका मियोसिस 2 होगा, ठीक है। इनमें क्या होगा, इनमें मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 होने के बाद बेटा ये बनाएंगी शुक्राणु प्रसू, शुक्राणु प्रसी, जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, क्योंकि जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस 2 जो होता है बेटा, वो समसूत्री की तरह होता है। यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या उतनी ही रहेगी, तो आपके जो शुक्राणु प्रसू बनेंगे, ये भी कैसे होंगे, n। और ये शुक्राणु प्रसू बेटा गति नहीं करते हैं, ठीक है, इनमें गति नहीं होती है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके पास पूंछ भी नहीं होती है, ठीक है। ये फिर अपना क्या डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और उस विभेदन के दौरान बेटा ये शुक्राणु प्रसू जैसे अपने शुक्राणु होते हैं पूंछ वाले, गतिशील, वैसे बन जाते हैं। और इनको बेटा हम बोलते हैं शुक्राणु, यानी कि स्पर्म्स, या बेटा हम इनको स्पर्मेटोजोआ भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये भी कैसे होंगे बेटा, ये भी होंगे आपके n, गुणसूत्र की संख्या n, ठीक है ना। तो वापस से बोलते हैं, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, मियोसिस 2, बनेंगे आपके स्पर्मेटिड्स, शुक्राणु प्रसू। और ये स्पर्मेटिड्स बेटा स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान बनाते हैं स्पर्म्स। स्पर्मेटिड्स और स्पर्म्स में अंतर ये होता है, जो शुक्राणु प्रसू होते हैं बेटा, ये गतिशील नहीं होते हैं, इनके पास पूंछ नहीं होती है। वहीं बेटा जो शुक्राणु होते हैं, इनके पास पूंछ होती है, तो ये गतिशील होते हैं, ठीक है। अब ये जो शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है बेटा, इसको हम बोलते हैं विभेदन है, या इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, इसको बेटा हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो बेटा आपके शुक्राणु बने हैं, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान ये शुक्राणु जाकर के सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धस जाते हैं। तो इन शुक्राणुओं का जो शीर्ष है वो सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धस जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, सर्टोली कोशिकाएं इनको प्रोटेक्ट करती हैं आपके शरीर की भक्षाणु कोशिकाओं से, क्योंकि ये एन कोशिकाएं, आपके शरीर में कोई दूसरी एन कोशिकाएं तो है नहीं, तो उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और उसके बाद इनके बाहर एक ऐसा कवच बना करके इनको रिलीज कर देती हैं, और आपके सर्टोली कोशिकाओं द्वारा इन शुक्राणुओं को रिलीज करना, मुक्त करने की जो प्रक्रिया होती है, कहां पर, शुक्रजनक नलिका की गुहा में। या ये भी सही है, दूसरा, शुक्रजनक नलिकाओं के द्वारा इन शुक्राणुओं को बाहर नलिकाओं में मुक्त करना, रेड टेस्टिस में, वृषण जालिका में मुक्त करना, दोनों एक ही चीज है। इस प्रक्रिया को बेटा हम बोलते हैं स्पर्मिएशन,
ठीक है। हिंदी में स्पर्मिएशन, एनसीईआरटी वीर सेचन लिखती है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन आप स्पर्मिएशन याद रखेंगे, नीट में स्पर्मिएशन के नाम से ही आया है, ठीक है। तो शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिका से मुक्त होना, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर्टोली कोशिकाओं से मुक्त होना, एक ही चीज है, ठीक है ना। वैसे तो समझने के लिए अलग अलग है, लेकिन फिलहाल आप एक ही समझो, सर्टोली कोशिकाओं से या शुक्रजनक नलिकाओं से मुक्त होना, इस प्रक्रिया को बेटा हम बोलते हैं, मुक्त होना, बाहर निकलना, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। बात करते हैं अंडजनन की। तो अंडजनन मैंने क्या बोला बेटा, जन्म से पहले शुरू हो जाता है। जन्म से पहले शुरू होता है तो आप ऐसे समझिए कि जो जर्म कोशिकाएं हैं, वो जर्म कोशिकाओं को हम बोलते हैं ऊगोनिया, ठीक है। बच्ची के, एक लड़की के जन्म के बाद कोई भी नया जो फॉलिकल है, पुटिका है, वो नहीं बनती है, ठीक है। तो जन्म से पहले बेटा उसकी जो जर्म कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजन करेंगी, माइटोसिस करेंगी, समसूत्री विभाजन करेंगी, और जो कोशिकाएं बनेंगी उनको हम बोलते हैं ऊगोनिया, ठीक है। ये जो बेटा आपकी ऊगोनियाज हैं, इन ऊगोनियाज में क्या होगा, माइटोसिस से विभाजन तो हो गया, और इनको हम बोल देंगे प्राइमरी। हाँ, ये ऊगोनियाज बेटा अपना साइज बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे, लगभग 200 गुना ज्यादा ये अपना आकार बढ़ा लेती हैं, और 200 गुना बढ़े हुए आकार को बेटा हम बोल देते हैं प्राइमरी ऊसाइट, प्राथमिक अंडजनक कोशिकाएं। ये प्राथमिक अंडजनक कोशिकाएं मियोसिस 1 में, यानी कि पहले अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश तो करती हैं, लेकिन मियोसिस 1 पूरा नहीं कर पाती। तो ये प्राइमरी ऊसाइट, प्राथमिक अंडजनक कोशिकाएं जो मियोसिस 1 में एंटर तो की हैं, लेकिन मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन अवस्था में बेटा ये अटक गई, फंस गई वहां पे, ठीक है। और ये इसी अवस्था में पड़ी रहती है कब तक, जब तक कि कोई ऐसा कारक नहीं आता जो इस मियोसिस 1 को पूरा करवाए, ठीक है। तो ऐसी इनको बेटा हम बोलते हैं प्राथमिक पुटिकाएं। ये जो प्राथमिक पुटिकाएं हैं बेटा, ये बच्ची जब माँ के गर्भ में होती है उस समय 5 महीने की अवधि तक, मतलब शुरुआती जो 5 महीने होते हैं माँ के गर्भ में, उस अवधि में बेटा ये लगभग 70 लाख बन जाती है। कितनी बन जाती है, 70 लाख। फिर 6वें महीने से बेटा ये नष्ट होनी शुरू होती है, और नष्ट होते होते जब तक एक बच्ची पैदा होती है, 70 लाख बोल रही हूँ मैं, 7 लाख बन जाती है, ठीक है, 7 लाख प्रत्येक अंडाशय में। जब एक बच्ची पैदा होती है बेटा, तो उसके प्रत्येक अंडाशय में लगभग 2-2 लाख ये प्राथमिक पुटिकाएं पाई जाती हैं। ये बेटा जन्म के समय, ठीक है, 2-2 लाख प्राथमिक पुटिकाएं लगभग दोनों ही अंडाशय में पाई जाएंगी। लेकिन ये प्राथमिक पुटिकाएं बेटा अभी भी नष्ट होने की प्रक्रिया में, जिसको हम फॉलिकुलर एट्रीसिया बोलते हैं, अभी भी नष्ट होते होते जब तक किशोरावस्था शुरू होती है, जब तक प्यूबर्टी स्टार्ट होती है मादा में, तब तक बेटा ये नष्ट होते होते प्रत्येक अंडाशय में लगभग 60,000 से 8,000। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी जन्म बाल्यावस्था तक, ये है ना, ये जो है बेटा आपके, ये प्रत्येक अंडाशय में कितनी, किशोरावस्था के समय, ठीक है, 60 से 80,000, मतलब 60,000, के का मतलब होता है 1000, 60,000 से 80,000 होती हैं प्रत्येक अंडाशय में। किस समय बेटा, ये आपके यौवनारंभ तक, है ना, यहां पर हम लिखेंगे यौवन रंभ तक प्रत्येक अंडाशय में लगभग ये 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ है ये प्रोफेज 1 के, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन अवस्था में फंसी हुई है। अब होता क्या है बेटा, जैसे ही किशोरावस्था शुरू होती है, हर महीने आर्तव चक्र शुरू होता है, तो हर महीने बेटा लगभग 500 में से एक प्राथमिक पुटिका है जो कि मियोसिस 1 कंप्लीट करती है, ठीक है, हर महीने। और वो एक बेटा जो प्राथमिक पुटिका जिसने मियोसिस 1 कंप्लीट किया, जिसको हम प्राइमरी ऊसाइट बोलेंगे, ये बेटा बनाती है सेकेंडरी ऊसाइट। क्या बनाती है, द्वितीय कंडक। ये सेकेंडरी ऊसाइट थी, क्योंकि अब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन खत्म हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी ऊसाइट, उगोनिया कैसी है बेटा आपकी, उगोनिया अंडजननी कोशिकाएं 2Na, प्राथमिक अंडक 2Na, जो आपके डिप्लोटीन फेस में फंसी हुई वो भी 2Na। लेकिन जैसे ही बेटा पहला अर्धसूत्री विभाजन खत्म होता है, वैसे ही एक बनता है ध्रुवीय पिंड, ठीक है, ये बनता है आपका ध्रुवीय पिंड, पहला ध्रुवीय पिंड N, और ये बनता है बेटा आपका द्वितीय कंडक सेकेंडरी ऊसाइट, और ये भी होता है N। अब यहां पर बेटा हम देखते हैं कि विभाजन जो होता है वो बराबर नहीं होता है,
स्पर्मेटोसाइट जहाँ पे बन रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटिड स्पर्म्स सारे एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा जो विभाजन होता है इसमें जो ध्रुवीय पिंड होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो बहुत बड़ा होता है। इसका कारण ये है बेटा, ऐसा माना जाता है, अब इस ध्रुवीय पिंड का क्या होता है हमें वो भी नहीं पता, ये आगे अर्धसूत्री विभाजन दूसरा कंप्लीट करता है या ये नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है तो नष्ट ही हो जाते हैं, बट एग्जैक्टली नहीं पता क्या होता है। ये जो आपका द्वितीय कंडक होता है बेटा, ये द्वितीय कंडक इसी अवस्था में पड़ा रहेगा। यही द्वितीय कंडक बेटा जब अंडोत्सर्ग होता है, जब ग्राफियन पुटिका फटती है और जब अंडोत्सर्ग होता है जिसमें कि द्वितीय कंडक बाहर निकलता है, द्वितीय कंडक बाहर निकलता है, अंडाणु बाहर नहीं निकलता है, ठीक है ना। अंडाशय से द्वितीय कंडक का बाहर निकलना बेटा, इसको हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। ये द्वितीय कंडक बेटा द्वितीय कंडक अवस्था में ही पड़ा रहेगा अनटिल अनलेस निषेचन नहीं होता है। जब तक कोई शुक्राणु बेटा इस द्वितीय कंडक के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक इसका मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा। और यही कारण है बेटा कि सारे के सारे ऊगोनिया ओवम में कन्वर्ट नहीं होते हैं, अंडज में कन्वर्ट या अंडक में कन्वर्ट नहीं होते। केवल वो ही ऊगोनियाज या वो ही प्राइमरी फॉलिकल्स या सेकेंडरी oocytes जो है आपके द्वितीय कंडक, वो ही केवल उसमें कन्वर्ट होंगे ओवम में, या ऊटेड आप इसको बोल सकते हैं, जो बोलना है बोल लो, जो कि बेटा जिनके अंदर शुक्राणु का प्रवेश हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने कई सारे आपके क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ठीक है ना, ये डन। तो जो शुक्रजनक प्रक्रिया है, जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये किशोरावस्था से शुरू होती है, 80-90 साल तक चलती है। लेकिन जो अंडजनक प्रक्रिया है, जो आपकी अंडजनन की oogenesis की प्रक्रिया है बेटा, ये जन्म के पहले शुरू हो जाती है और लगभग 45-50 साल तक चलती है। डन, यहाँ पर खत्म होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब यहाँ पर पहले तो स्पर्म्स की संरचना देख लो। तो जो शुक्राणु होते हैं उसमें एक शीर्ष होता है, एक गर्दन होती है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। शीर्ष में बेटा ये बीचों बीच तो केंद्रक होता है। केंद्रक इनका कैसा होता है, एन होता है, क्योंकि इसमें आधे गुणसूत्र होते हैं या 23 गुणसूत्र होते हैं, आप ऐसे लिख लो। इसके आगे बेटा ये एक्रोसोम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम के आगे एक परत होती है जिसको हम गेलिया कैपिटस बोलते हैं, छोड़ दो उसको। और सबसे बाहर बेटा यहाँ पर एक ग्लाइकोप्रोटीन और स्टिरॉल्स की एक कवच होता है, ठीक है, एक लेयर होती है। अब अगर हम बात करें इसके ग्रीवा में, ये वाला बेटा ग्रीवा भाग है। यहाँ पर बेटा इसके शीर्ष में केंद्रक के पीछे बेटा एक सेंट्रियोल पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं तारक केंद्रक पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अग्र तारक केंद्रक या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अग्र तारक केंद्रक जो होता है बेटा, ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, ये निषेचन के बाद विदलन में मदद करता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, विदलन में मदद करना, ठीक है। जो पहला विदलन होता है निषेचन के बाद, उसमें बेटा ये स्पिंडल तंतु का निर्माण करता है। और इसके पीछे बेटा आपके जो दूसरे सेंट्रियोल होते हैं, इनको हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। और डिस्टल सेंट्रियोल से बेटा एक्सियल फिलामेंट निकलता है, ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल से ये एक्सियल फिलामेंट निकलता है। अब अगर हम बात करें इसके मध्य भाग में, तो इसके मध्य भाग में बेटा जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज। ये माइटोकॉन्ड्रियाज स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, ये स्पाइरली आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऐसे इस तरीके से बेटा ये अरेंज होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिकाओं के इस तरीके के अरेंजमेंट को बेटा हम नेबेनकर्न बोलते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या काम करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है, कोशिका के पावर हाउस है। तो यहाँ पे ऊर्जा बनेगी, एटीपी बनेगी, और ऊर्जा बनेगी, उससे बेटा ये शुक्राणु गतिशील होंगे, तैरते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, निषेचन के स्थल पर मादा जननांग में, ठीक है। ये पीछे पूछोगे, ये हो गया आपका शुक्राणु। द्वितीय कंडक की अगर हम संरचना देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंडाशय होते हैं बेटा, उसको हम 2 भाग में विभाजित करते हैं। बाहर वाला भाग बेटा कहलाता है आपका वलकुट, बीच वाला कहलाता है मध्यांश। मध्यांश में बेटा आपका अंतराली संयोजी ऊतक पाया जाता है। और वलकुट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको परिवर्धित हो रहे पुटिका के अलग अलग चरण देखने को मिलेंगे, जिससे शुरुआत में प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में बेटा आपको एक गुहा देखने को मिलेगी जिसको हम एंट्रम कहते हैं, और इसके अंदर एक तरल भरा होता है जो कि यहीं की पुटिकी कोशिकाएं स्रावित करती हैं। फिर उसके बाद बेटा ये टर्शरी जो पुटिका है, ये तृतीयक पुटिका, ये एक परिपक्व ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती है। इसी परिपक्व ग्राफियन पुटिका के फटने से बेटा जो बाहर संरचना निकलती है, इसको हम अंडाणु ना बोल करके द्वितीय कंडक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। द्वितीय कंडक निकलने के बाद बेटा जो बची हुई संरचना है, ग्राफियन पुटिका का जो बचा हुआ भाग है, इसको बेटा हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेटा एक पीले रंग का प्रोटीन पाया जाता है। इसके अंदर एक
पीले रंग का प्रोटीन पाया जाता है और इस पीले प्रोटीन की वजह से हम इसको पीत पिंड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम को हम, अच्छा लिखा तो है यहाँ पे, इसको हम पीत पिंड भी बोल देते हैं क्योंकि इसके अंदर एक पीले रंग का प्रोटीन होता है और यही बेटा धीरे धीरे इसका आकार कम होता जाता है और इसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स, जो कि एक धब्बे के रूप में रह जाता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। चलो, यहाँ पे खत्म होता है बेटा आपका अंडजनन और शुक्रजनन। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी आर्तव चक्र, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तव चक्र होता है क्या बेटा, जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि हम हो गए, ठीक है, एप्स हो गए, एप्स को क्या बोलते हैं, कपी, ठीक है, बंदर हो गए। इन प्राइमेट्स से बेटा क्या होता है, हर महीने यौवन आरंभ के बाद हर महीने बेटा इनमें एक जनन चक्र चलता है। ठीक है, इस आर्तव चक्र की उपस्थिति होना ये बताता है कि महिला जनन के लिए सक्षम है। ठीक है, तो जब तक आर्तव चक्र रहता है तब तक हम उसको जनन क्या बोले, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव महिला बोलेंगे, मतलब वो जनन के लिए सक्रिय है, इस समय पे वो जनन कर सकती है। आर्तव चक्र अगर हम हमारी बात करें तो आर्तव चक्र की शुरुआत बेटा कब से होती है, ये लगभग 11 से 13 वर्ष से शुरू होकर के लगभग 45 से 50 वर्ष तक चलती है। सबसे पहले जो आर्तव चक्र आता है बेटा, इसको हम बोलते हैं रजोदर्शन, ठीक है, या मेनार्क बोलते हैं। और जो आखिरी आर्तव चक्र होता है इसको बेटा हम बोलते हैं रजो निवृत्ति, या इसको बेटा हम मेनोपॉज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पॉज होना, रुक जाना, निवृत्ति हो जाना। और इसके बीच में बेटा प्रतिमाह आर्तव चक्र आता है। ये आर्तव चक्र कुछ कंडीशंस में रुक भी सकता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कई सारी फीमेल्स को कि आर्तव चक्र हर महीने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, 2-2, 4-4 महीने में से, ठीक है। इसका पहला जो कारण हो सकता है वो हो सकता है गर्भावस्था। हो सकता है किसी मादा ने जो कि सेक्सुअली एक्टिव है वो गर्भ धारण कर चुकी है, उस कंडीशन बेटा आर्तव चक्र नहीं आएगा। लेकिन हमेशा गर्भ धारण इसका कारण नहीं होता है, कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन, उस कंडीशन में भी आर्तव चक्र नहीं आता है। इसके अलावा बेटा अगर आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रखे हैं, हार्मोन सही से नहीं काम कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी आर्तव चक्र आ सकता है। तो ये कुछ और कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आर्तव चक्र जो होता है बेटा, ये आर्तव चक्र 28 दिन का, हम सामान्य आर्तव चक्र 28 से 29 दिन का मानते हैं। इस 28 से 29 दिन हम 28 दिन का मान करके चलते हैं। इसको हमने 4 चरणों में विभाजित किया। सबसे पहला है बेटा आपका ऋतुस्राव, जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। दूसरा होता है बेटा आपका पुटिकीय या प्रचुरोद्भवन प्रावस्था, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। तीसरा होता है आपका अंडोत्सर्ग प्रावस्था, जिसको हम बोलते हैं ओव्युलेटरी फेज। और चौथा होता है बेटा आपका ल्यूटियल या स्रावी प्रावस्था, जिसको हम ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। अब इस 28 दिन की साइकिल में हम यहाँ तक लेकर के चलते हैं, ठीक है। 28 दिन की साइकिल में बेटा हमने इसको डिवाइड किया। शुरुआत के 5 दिन, ठीक है, 3 से 5 दिन ऋतुस्राव के, जिसको हम रजोधर्म बोलते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होती है। फिर 6 से ये 14 दिन में बेटा अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 28 दिन की साइकिल में बिल्कुल बीचों बीच अंडोत्सर्ग होता है 14 दिन में, ठीक है ना। फिर 6 से लेकर के 13 दिन तक हो रहा है आपका प्रचुरोद्भवन या आपका क्या बोलते हैं पुटिकीय प्रावस्था। 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो रहा है और उसके बाद बेटा हो रहा है स्रावी या ल्यूटियल प्रावस्था। अब आर्तव चक्र के दौरान 2 जगह पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहले गर्भाशय में, यूट्रस में, दूसरे अंडाशय, ओवरी में। गर्भाशय में क्या बदलाव होता है बेटा, मैंने आपको बताया था अंतःस्तर जो होती है वही हर महीने टूटती है और नई बनती है। तो शुरुआत के 5 दिन जिसको हम बोलते हैं ऋतुस्राव प्रावस्था, जिसमें ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग हो रही है मतलब जो एंडोमेट्रियम है, अंतःस्तर है, वो टूट रही है। अब बाकी के दिनों में बेटा ये एंडोमेट्रियम वापस से बनने लग जाती है, ठीक है। कब तक, जब तक कि अगला मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट होता है। जैसे ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया एंडोमेट्रियम वापस से टूट जाएगी। 28 दिन में फिलहाल शुरुआत के 3 से 5 दिन ये टूट रही है, बाकी दिनों में ये बन रही है। डन। चलिए, इसी दौरान बेटा अंडाशय में, ये तो गर्भाशय में हो रहा है, अंडाशय में क्या क्या बदलाव हो रहे होते हैं। तो शुरुआती दिनों में अंडाशय में नया जो पुटिका है, जो प्राइमोडियल फॉलिकल है, वो आगे निर्माण करना शुरू करता है। प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, टर्शियरी फॉलिकल बनाता है, जिसके अंदर आपको एंट्रम देखने को मिलता है। फिर एक परिपक्व ग्राफियन पुटिका बनाता है, ठीक है। जब ये परिपक्व ग्राफियन पुटिका बन जाता है तब अच्छा इन सभी पुटिकीय कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन।
ठीक है, इन सभी पुटिकाओं से या पुटिकी कोशिकाओं से एक हार्मोन, ग्रैनुलोसा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एस्ट्रोजन का स्तर धीरे 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 मतलब हमेशा से बढ़ा हुआ है, क्योंकि पुटिकी कोशिकाएं एस्ट्रोजन निकाल ही रही हैं, तो एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ा बड़ा 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 बड़ा। लेकिन जैसे ही ग्राफियन पुटिका का पूरी तरीके से मतलब बन गया, तो ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स बहुत सारा एस्ट्रोजन निकालेंगी। जब बहुत सारा एस्ट्रोजन निकलेगा तो कहाँ जाएगा मैसेज आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि, और अग्रपीयूष ग्रंथि से बेटा वो बोलेगी कि ठीक है बहुत सारा एस्ट्रोजन निकल गया, तो वो अग्रपीयूष ग्रंथि को बोलेगी LH निकालो। तो जिसके कहने पर बेटा LH निकलेगा, और जैसे ही ये LH निकलेगा वैसे ही ग्राफियन पुटिका फट जाएगी, और इसके फटने से क्या होगा, द्वितीय कंडक बाहर निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग बनने के बाद LH का पहला काम क्या था, ग्राफियन पुटिका को फाड़ना, अंडोत्सर्ग करवाना। दूसरा काम बेटा LH का होता है, जो ग्राफियन पुटिका फटी है उसको अब कॉर्पस ल्यूटियम बनाना। ठीक है, अच्छा LH समझ में आया। अब हम बात करते हैं FSH की। तो अग्रपीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स, LH और FSH। तो LH पूरे टाइम डाउन रहता है, लेकिन जैसे ही ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं कि ठीक है बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन निकल गया है, तो ये जाकर के आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि को बोलेंगे चलो निकालो LH निकालो। तो LH के निकलते ही बेटा क्या होगा, आपका ग्राफियन पुटिका फटेगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा, द्वितीय कंडक बाहर निकल जाएगा। इसके बाद बेटा यही LH कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने का काम भी करती है, और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने के साथ साथ उसको बनाए रखने का काम करती है कि बने रहो भैया, अभी जरूरत है आपकी। फिर क्या होता है बेटा, आपका FSH निकल, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम से दो हार्मोन निकलते हैं, पहला और मेन हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम से पहला हार्मोन कौन सा निकला, आपका प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन को बेटा हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है तब तक प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा रहेगा, जब तक प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा रहेगा तब तक एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं। और एंडोमेट्रियम कब नहीं टूटेगी, जब निषेचन हो जाएगा, अंडाणु शुक्राणु दोनों आपस में मिल जाएंगे, मतलब निषेचन हो गया। निषेचन हो गया तो उसको बनाए रखने के लिए, उस बच्चे को 9 महीने तक डेवलपमेंट के लिए ये अंतस्तर को बने रहना है। अंतस्तर टूट गई तो हो सकता है गर्भपात हो जाए, बच्चा बाहर निकल जाए, बना हुआ बच्चा बाहर निकल जाए। ठीक है ना, तो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा बेटा आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, साथ ही बेटा यहाँ से एस्ट्रोजन का हार्मोन, एस्ट्रोजन भी निकलेगा। तो जैसे ही बेटा ग्रैनुलोसा ये ग्राफियन पुटिका फूटी तो आपका एस्ट्रोजन का स्तर कम हो गया। ठीक है, एस्ट्रोजन का स्तर कम हुआ था, लेकिन तब तक कॉर्पस ल्यूटियम ने एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर दिया, तो एस्ट्रोजन का स्तर दोबारा बढ़ेगा। तो एस्ट्रोजन का स्तर 2 बार बढ़ता है, एक बार अंडोत्सर्ग से पहले। ठीक है, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो अग्रपीयूष ग्रंथि से LH निकलेगा, LH सर्ज इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं LH सर्ज। अचानक से LH का लेवल एकदम से बढ़ना, और LH सर्ज होते ही बेटा क्या होता है, ग्राफियन पुटिका फटती है, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। उसके बाद बेटा अंडोत्सर्ग होते ही बेटा जो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, जो कि LH ने बनवाया है, ये कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन निकालेगा, पहला प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का जो स्तर कम था वो वापस बढ़ जाएगा। तो पूरे आर्तव चक्र के दौरान इकलौता हार्मोन जो 2 बार पीक पकड़ता है वो है आपका एस्ट्रोजन, पहला अंडोत्सर्ग से ठीक पहले, दूसरा बेटा कॉर्पस ल्यूटियम के बनने के बाद। ठीक है ना, डन। दूसरा बेटा यहाँ पे आता है आपका एक FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH जो है आपका पुटिकी उत्प्रेरक हार्मोन, ये आएगा तभी बेटा आपकी नई पुटिका का बनना आपके अंडाशय में शुरू होगा। ठीक है ना, फिलहाल ये हो गया आपका अर्तव चक्र। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला हेडिंग आपका निषेचन और अंतरोपण। निषेचन से पहले आपको एक छोटी सी हेडिंग और पता होनी चाहिए, वीरसेचन। तो वीरसेचन जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, वीरसेचन क्या होता है, इंसेमिनेशन। अब दोनों के अंदर शुक्राणु और अंडाणु बन गए हैं, तो वीरसेचन में क्या होगा, वीर्य का मादा जननांग में मुक्त होना। ठीक है, जो वीर्य बना है उस वीर्य को मादा जननांग तक पहुंचाने के काम या पहुंचाने की क्रिया को हम वीरसेचन कहते हैं। अब एक बार ये वीर्य बेटा मादा जननांग में पहुंच गया, फिर इस वीर्य में मैंने क्या बोला, केवल 10% शुक्राणु है, और निषेचन कर सके कोई भी मर्द, ठीक है, उसके लिए बेटा उसमें 2.5 से 5 ml जो वीर्य निकलता है, मैंने क्या बोला, उसमें लगभग 200 से 300 मिलियन, या आप उसको बोल सकते हो 20 से 30 लाख। ठीक है ना, 20 से 30 लाख उसमें शुक्राणु होने चाहिए। ना केवल इतने होने चाहिए, इनमें से कम 60% शुक्राणु ऐसे होने चाहिए। ठीक है ना, हमें क्या देखा कि यहाँ पर आपका 2.5 से 5 मिलियन मिलीलीटर वीर्य आया। इस वीर्य में बेटा क्या क्या होना चाहिए, इस वीर्य में होता ये है 200 से 300 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, और इन शुक्राणुओं में आपके लगभग 60% ऐसे होने चाहिए जिनकी सामान्य आकार और आकृति हो, इनकी सामान्य
आकृति हो, सामान्य उनका आकार हो, ठीक है, नॉर्मल शेप और साइज हो, और इनमें से भी 40% ऐसे होने चाहिए जो अत्यधिक गतिशील होने चाहिए, भाग करके पहुंच जाए तुम्बिका भाग में जहां पर उनको निषेचन करना है, ठीक है, अत्यधिक गतिशील होने चाहिए। डन। अब निषेचन में क्या होगा बेटा, ये तो हो गया आपका वीर्यसेचन। वीर्यसेचन के बाद हम बात करेंगे निषेचन की। तो निषेचन क्या होता है बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, युग्मक जो है आपके नर और मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणुओं का आपस में संलयन होना ही निषेचन कहलाता है। कहाँ होता है बेटा निषेचन? होता है अंडवाहिनी के तुम्बिका भाग में। कहाँ होता है? अंडवाहिनी के तुम्बिका भाग में, ठीक है, एम्पिला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका क्वेश्चन है। दूसरा बेटा, निषेचन के लिए शुक्राणु के ग्राही कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार बना रही हूँ फिर से, ठीक है। शुक्राणु ग्राही कहाँ पाए जाते हैं? तो जो शुक्राणु के ग्राही होते हैं बेटा, रिसेप्टर्स होते हैं, वो अंडाणु के जोना पेलुसिडा परत में पाए जाते हैं, ठीक है। जोना पेलुसिडा ZP3 प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर। इन जोना पेलुसिडा परत पर बेटा शुक्राणु के ग्राही पाए जाते हैं। ये शुक्राणु जोना पेलुसिडा में जाते हैं, ठीक है। जो शुक्राणु का शीर्ष है जहां पर एक्रोजोम है, इस एक्रोजोम से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हो गया आपका, हाइलुरोनिडेज हो गया, ठीक है, जोनालाइसिस हो गए, ऐसे एसिड और अल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गए। ये कुछ एंजाइम्स बेटा निकलते हैं आपके शुक्राणु के शीर्ष जो एक्रोजोम है वहां से निकलते हैं। ये बेटा इन सारी परतों को, जो द्वितीय कंडक की परतें हैं, बाहर आपकी विटलाइन झिल्ली हो गई, जोना पेलुसिडा हो गई, कोरोना रेडिएटा हो गई, इन सब झिल्लियों को बेटा पार करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? जोना पेलुसिडा पे उपस्थित अपने ग्राही से जुड़ते हैं और फिर बेटा उसको नष्ट करते हुए अंदर पहुंच जाते हैं। जब बेटा ये अंदर पहुंचता है, एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा शुक्राणु अंदर पहुंचता है, ठीक है, पूरा का पूरा शुक्राणु अपनी पूंछ के साथ अंदर पहुंचता है, ठीक है। अभी निषेचन हुआ नहीं है, ये निषेचन की प्रक्रिया चल रही है। एक बार बेटा ये पूरा शुक्राणु अंदर पहुंच जाता है, फिर बेटा जो आपका द्वितीय कंडक है, ये द्वितीय कंडक आपका मियोसिस 2 में एंटर किया हुआ है, ठीक है, और मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। हमने यहाँ पर देखा था, क्या देखा था कि जो आपका प्राथमिक कंडक है, जो कि जन्म के समय से लेकर के जब तक आर्तक चक्र आता है, किशोरावस्था तक, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन प्रावस्था में या अवस्था में धसा मतलब फंसा हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अंडोत्सर्ग से ठीक पहले ये जो आपका प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 खत्म करता है, सेकेंडरी oocyte बनाता है, लेकिन सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में एंटर करता है, और मियोसिस 2 में एंटर करने के बाद बेटा ये द्वितीय कंडक मेटाफेज 2 में फंसा हुआ रहता है। किसमें? मेटाफेज 2 में फंसा हुआ रहता है। जैसे ही ये शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करता है, शुक्राणु के प्रवेश करते ही जो मियोसिस 2 है बेटा, जो द्वितीय कंडक है, इस द्वितीय कंडक का मियोसिस 2 पूरा होता है, ठीक है। द्वितीय कंडक का यहाँ पर एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर आते हैं, ठीक है, जो कि मियोसिस 2 को पूरा कराते हैं। मियोसिस 2 संपूर्ण होता है, और मियोसिस 2 संपूर्ण होने के बाद जो द्वितीय कंडक है बेटा, ये द्वितीय ध्रुवीय पिंड, सेकेंड पोलर बॉडी, द्वितीय ध्रुवीय पिंड और अंडाणु, इसको आप ऊटेड बोल सकते हो, आप ओवम बोल सकते हो, ये बनाते हैं। ये अंडाणु बेटा जो शुक्राणु का केंद्रक है, ठीक है, अंडाणु प्लस शुक्राणु का केंद्रक, ये दोनों बेटा आपस में मिलते हैं और फिर क्या बनता है? फिर बनता है आपका युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज, ठीक है, इसको हम बोल देंगे जाइगोट। अब ये जाइगोट आपकी सिंगल सेल है, एक कोशिका है, और ये जाइगोट धीरे धीरे इसमें शुरू होता है विदलन। तो कहाँ पर हुआ बेटा? आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका निषेचन है ये हो रहा है तुम्बिका भाग में। कहाँ हो रहा है? तुम्बिका भाग में। तुम्बिका भाग में निषेचन होने के बाद ये सिंगल सेल बन गया आपका जाइगोट, युग्मनज। अब इस युग्मनज में पहले 24 घंटे के अंदर पहला समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, इसको हम बोलते हैं पहला विदलन होता है, जिससे ये आपकी एक कोशिका से द्विकोशिकीय अवस्था हो जाती है, और इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं बेटा ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं इनको हम? ब्लास्टोमियर्स। ये ब्लास्टोमियर्स कोरक खंड, पता नहीं, ये ब्लास्टोमियर्स में लगातार विदलन होते होते बेटा 2 से 4, 8, 16 से मतलब 8 से 16 वाली जो अवस्था होती है उसको मोर्यूला बोलते हैं,
क्योंकि मलबरी जैसी होती है, मलबरी शहतूत की तरह होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये आगे विदलन करते करते ये 32 कोशिका अवस्था तक पहुंचते हैं और इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लास्टोमियर। ये ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर तो छोटी छोटी कोशिकाएं जिनको हम कोरक खंड कोशिकाएं या कोरक कोशिकाएं ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। ये जाकर के यहाँ पर अंतरोपित हो जाती हैं, कहाँ पे? आपके गर्भाशय के अंतस्तर में। और अंतरोपण होना मतलब क्या होता है? आपके ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है, जो कोरक खंड है उस कोरक खंड का गर्भाशय की अंत्यस्तर में एंडोमेट्रियम में जाकर के धंस जाना। इसको बेटा हम, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंतरोपण या इम्प्लांटेशन, ठीक है। निषेचन हो गया, विदलन हो गया, आकर के इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट होने के बाद बेटा ये जो आपके ब्लास्टोमियर्स हैं, ये दो पार्ट में, ये आपके सारे ब्लास्टोमियर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके ब्लास्टोमियर्स हैं। ये ब्लास्टोमियर्स दो भाग में विभाजित होते हैं। बाहर की तरफ बेटा ये ब्लास्टोमियर्स जिनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं, ठीक है, और अंदर की तरफ बेटा इनको हम बोल देते हैं आपकी इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं को हम पोषकोरक कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है, और अंदर हो गया आपका इनर सेल मास। अब ये जो पोषकोरक कोशिकाएं हैं, ये आपकी जो पोषकोरक कोशिकाएं हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ये ही ट्रोफोब्लास्ट से बेटा इस तरीके के एक्सटेंशंस निकलते हैं जो कि इसको धंसने में यानी कि अंतरोपण में मदद करते हैं। और ये जो बेटा आपका इनर सेल मास है, अंदर की जो कोशिकाएं हैं, इसको हम बोलते हैं ICM, इनर सेल मास, अंतर कोशिकी जो समूह है। ये इनर सेल मास सबसे पहले क्या करता है? 3 जर्म स्तर बनाता है। क्या करता है? इनर सेल मास से जो आपका ICM है, इससे बनता है आपका बाह्यजन स्तर, ठीक है, मध्यजन स्तर, इससे बनता है आपका अंतःजन स्तर, ठीक है। आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों बन जाते हैं और उसके बाद बेटा शुरू होता है भ्रूणीय विकास, इसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब भ्रूणीय विकास की अगर हम बात करें बेटा, तो सगर्भता हो गया। सगर्भता के बाद जो भ्रूण परिवर्धन है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सबसे पहले माह के अंत तक, ठीक है, पहले माह के अंत तक बच्चे का हृदय बनता है। क्या बनता है? हृदय। और उस बच्चे की दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप की मदद से सुना जा सकता है। उसके बाद बेटा ये तो पहला माह, तिमाही के अंत तक या ऐसे बोल दो दूसरे माह में क्या होता है बेटा? दूसरे महीने में बेटा बच्चे के पैर, पाद और उंगलियां बनते हैं, ठीक है, पैर और उंगलियां बनते हैं, ठीक है। 3 माह के अंत तक, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 माह के अंत तक लगभग सभी अंग बन जाते हैं, लगभग सभी अंग और अंगतंत्र बन जाते हैं, ठीक है। फिर 5वें माह में अगर हम बात करें तो 5वें माह में बच्चा पहली बार मूवमेंट करता है, ठीक है, बच्चे की भ्रूणीय गति शुरू हो जाती है, ठीक है। भ्रूणीय गति को 5वें माह से फील किया जा सकता है। इसके बाद फिर दूसरी तिमाही के अंत तक, मतलब आप ऐसे लिख लो 24 हफ्ते के अंत तक या 6 माह के अंत तक, ठीक है, 6 माह के अंत तक उसके लगभग सभी वो सब बन चुके होते हैं, अंग तंत्र सब शुरू बन चुके होते हैं। उसके सिर पर बाल आ जाते हैं, ठीक है, सिर पर बाल आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें आखिरी 5वें महीने में ये हो गया, ठीक है, हाँ रुको, 5वें महीने में ही सिर पर बाल आ जाते हैं ना, भ्रूणी गति शुरू हो जाती है और सिर पर बाल आ जाते हैं, ठीक है। 6 माह के अंत तक उसमें या 24 हफ्ते के अंत तक बेटा उसमें पलकें और ये सब बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटा आखिरी के 3 महीने उसका पूरी तरीके से विकास होता है और 9 महीने बाद प्रसव होता है। अब इसी सगर्भता में कुछ चीजें आपको और पता होनी चाहिए। एक बनता है बेटा अपरा, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। अपरा कैसे बनता है? अपरा के 2 भाग होते हैं, इसमें एक भ्रूणीय भाग होता है, अपरा दोनों से मिलके बनता है, ये भ्रूण से मिलके बनता है, ठीक है, और साथ ही साथ बेटा ये माँ का भी इसमें भाग होता है। तो भ्रूण मैंने अभी बताया था जो कोरियोनिक विलाई निकलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं इनसे बेटा ये जो बनते हैं इनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, ठीक है। ये जो इस तरीके से निकले हुए हैं ये कोरियोनिक विलाई और माँ का अंतस्तर, ये दोनों मिलकर के उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ, ठीक है। तो डेसिडुआ और कोरियोनिक विलाई ये दोनों मिलकर के बेटा बनाते हैं अपरा।
अब इस अपरा के कई सारे काम होते हैं। क्या काम होते हैं? बच्चे को मतलब पोषण देना, नरिशमेंट देना, बच्चे को जो भी गैसेस आ रही है ना, ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जाना, जो भी बच्चे के अंदर उत्सर्जी पदार्थ बन रहा है उसको लेकर के जाना, ठीक है। इसके अलावा बेटा इस अपरा से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। क्या क्या वो हॉर्मोन्स हैं? यहां से निकलते हैं आपके HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स निकलते हैं। जब प्रेगनेंसी खत्म होने पे आ जाती है, ये अपरा के हार्मोन्स हैं। जब प्रेगनेंसी खत्म होने को आती है उस समय पर लगभग अंडाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन, ठीक है, जो कि प्रसव में मदद करता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बेटा ये है कि ऐसे कौन से हार्मोन होते हैं जो कि केवल और केवल सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलते हैं, तो वो है आपका HCG, HPL और रिलैक्सिन। क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो हर महीने निकल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन HCG, HPL और रिलैक्सिन केवल और केवल गर्भावस्था के टाइम निकलते हैं, जिसमें रिलैक्सिन बेटा अंडाशय से आता है, ओवरी से आता है। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये आपके अपरा, प्लेसेंटा से आते हैं, ठीक है ना। भ्रूणीय विकास हो गया। अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक, ये आप देख सकते हैं भ्रूणीय विकास। अब यहाँ पे वैसे तो लेयर्स भी पूछी जाती हैं, कौन कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती है, 4 आपकी, एमनियन बनती है, कोरियन बनती है, एलेंटॉइज बनती है, योक सैक बनती है, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। यहाँ पर एमनियन का नीट 2018 का क्वेश्चन था कि एमनियन किससे बनती है, तो एमनियन बेटा आपके बाह्य चर्म और मध्यजन स्तर से बनती है, ठीक है। ये आपका नीट में आ चुका क्वेश्चन है कि जो एमनियन होती है ये एक्टोडर्म और मीजोडर्म से बनती है, ठीक है। कोरियन भी एक्टोडर्म और मीजोडर्म से बनती है, जबकि एलेंटॉइज और योक सैक जो होते हैं बेटा ये मीजोडर्म और एंडोडर्म से बनते हैं। अभी आपसे इतना याद रखिए, नीट 2018 का क्वेश्चन है। ये आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। लास्ट टॉपिक है प्रसव एवं दुग्धस्राव। तो प्रसव जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन या डिलीवरी बोल सकते हैं आप सामान्य शब्दों में। प्रसव क्या होता है बेटा? पूर्ण विकसित भ्रूण का गर्भ से या गर्भाशय से बाहर आना, इस प्रक्रिया को बेटा हम प्रसव बोलते हैं। मतलब डिलीवरी क्या है? जो कि आपका फुली डेवलप्ड फीटस है, जब वो यूट्रस से बाहर आ जाता है, इसी को तो एक्सपल्शन, उसका जब बाहर की तरफ आना होता है, इसी को तो बेटा हम प्रसव बोलते हैं। अच्छा, प्रसव होता कैसे? तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो पूर्ण विकसित भ्रूण है, फुली डेवलप्ड फीटस, ठीक है, पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा, प्लेसेंटा, इन दोनों से मिलकर के बेटा एक सिग्नल आता है। मतलब बच्चा बोलता है मैं पूरी तरह से विकसित हो गया हूं, प्लेसेंटा भी बोलता है जितना बनना था बन गया। फिर बेटा इससे ना कुछ सिग्नल्स निकलते हैं, कुछ मैसेज निकलता है, और इस मैसेज के चलते बेटा जो गर्भाशयी पेशियां उनमें संकुचन होता है। जो मायोमेट्रियम है बेटा, गर्भाशयी पेशियों में संकुचन होता है। जैसे ही बेटा गर्भाशयी पेशियों में संकुचन होता है, इनको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, भ्रूणीय उत्क्षेपण प्रतिवर्त, ऐसा कुछ बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जैसे ही बेटा ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स चालू होता है, वैसे ही संकेत जाता है मां के पीयूष ग्रंथि तक, और मां की पश्च पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन आता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। मां से हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? ये ऑक्सीटोसिन और ज्यादा गर्भाशय संकुचन करवाता है या मायोमेट्रियम का संकुचन कराता है। अब जितना ज्यादा गर्भाशय संकुचन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ज्यादा गर्भाशय संकुचन होगा। इतना ज्यादा गर्भाशय संकुचन होता है कि बच्चे को बाहर की तरफ धक्का दे दिया जाता है, मतलब बच्चे को गर्भाशय से बाहर भेज दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को बेटा हम बोलते हैं प्रसव, ठीक है। अब इस प्रसव के दौरान ठीक है, ये हो गया डन। प्रसव के दौरान बच्चा, भ्रूण तो बाहर आता ही आता है, पीछे पीछे वो जो अपरा था वो अपरा भी बाहर आता है। भ्रूण को अपरा से अलग किया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड को काट करके, ठीक है। अब बात करते हैं दुग्ध स्राव की। तो जो पहला दूध आता है माँ का, उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है। कोलोस्ट्रम पहला मतलब शुरुआती के कुछ दिनों में, है ना, शुरुआती 5-7 दिन में जो माँ का दूध आता है उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये कोलोस्ट्रम क्या होता है? गाढ़ा, मतलब हल्का पीला, है ना, और ये गाढ़ा सा होता है, ठीक है, थोड़ा भारी दूध होता है।
और इसमें कई सारे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है IgA एंटीबॉडीज। इसके अलावा बेटा इसमें कई सारे ऐसे एंटीबॉडीज और बाकी चीजें पाई जाती है जो कि बच्चे के इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रांग बनाने में मदद करती है। IgA नीट में आ चुका क्वेश्चन है। दिस इज इट। यहां पर खत्म होता है बेटा आपका मानव जनन, है ना। हमने इसके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो वन शॉट में होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। सब कुछ हमने कवर कर लिया है। नीट में एटलीस्ट जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे मैंने वो सारा कवर कर लिया। एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड है, ईयर लॉन्ग में हम बहुत डिटेल पढ़ाते हैं जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे माइंड मैप के नेक्स्ट सीरीज, मतलब माइंड मैप सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।